ओके, तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जिजनम एंड ईलियम। इस वीडियो में हम लोग जिजनम ईलियम को साथ में डिस्कस करेंगे, इन दोनों के डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन, फिर हम इसकी डेवलपमेंट में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी ग्रॉस एनाटॉमी पर आएंगे। इन दोनों के डिफरेंसेस, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिजनम और ईलियम को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम इसके रिफ्लेक्शंस डिस्कस करेंगे इफ़ देयर आर एनी, एंड फाइनली रिलेशंस ब्लड सप्लाई क्लिनिकल डिस्कस करते हुए हम लोग उसको रैप अप कर देंगे। जिजनम ईलियम के इंट्रोडक्शन में जिजनम जो है वो है सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 8 फीट लॉन्ग कॉइल्स हैं। ठीक है, शुरू होता है ये ड्यूडेनम से एंड देन इट विल कंटिन्यू इनटू द ईलियम। लोकेशन इसकी क्या है, वो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट जब ड्यूडेनम एंड हुआ था, ड्यूडेनोजिजनल फ्लेक्सर जब आया था हमारा, वहाँ से वो शुरू हो रहा है एंड देन कंटिन्यूइंग कॉइल्स वगैरह अम्बाइलिकल रीजन तक आता है, तब तक 8 फीट तक हो जाता है एंड देन ऑनवर्ड्स जो है वो ईलियम कंटिन्यू करता है। तो ईलियम क्या है, अब थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 12 फीट लॉन्ग है। अम्बाइलिकस से फिर जब उसने किया कंटिन्यू, तो अम्बाइलिकस से चलता गया, फिर वो राइट ईलियक फॉसा तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये लोअर राइट क्वाड्रेंट में मेनली इसकी लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जिजनम एंड ईलियम। और तो अब जिजनम और ईलियम की एम्ब्रियोलॉजी कर लेते हैं। तो ये हमारा मैंने बनाया है गट ट्यूब। गट ट्यूब की योगसक के साथ हमने कनेक्शन बनवाई थी, जिसका हमने नाम रख दिया था वाइट लाइन डक्ट। ठीक है, दिस इज योगसक। अब हमें मालूम है कि गट ट्यूब में फोरगट की जो सप्लाई थी वो थी सीलियक आर्टरी। मिडगट की जो सप्लाई है वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, जिजनम और ईलियम मिडगट का हिस्सा है, तो इनकी जो सप्लाई आएगी वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से ही आएगी। अब क्या होता है, मिडगट में हमारे जो ये कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन हमें बनाने हैं जिजनम ईलियम के, तो हमें स्पेस चाहिए। हम फीटस में ये नहीं बना सकते, फीटस में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस मिडगट को लेकर आ जाते हैं, हर्निएट करवा देते हैं इनटू द योगसक। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो आर्टरी को साथ में लेता हुआ आएगा। तो ये हमारी आर्टरी है। कौन सी आर्टरी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और ये हमारा गट ट्यूब है। कौन सा वाला ऐसा? मिडगट वाला ऐसा। ठीक है, अब इस आर्टरी ने मिडगट वाले हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक इस आर्टरी के पहले या फिर आर्टरी के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्री आर्टीरियल या फिर सेफेलिक लिम्ब। एक हमारा आर्टरी के बाद वाला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं पोस्ट आर्टीरियल, मतलब कि कॉर्डल लिम्ब। अब प्री आर्टीरियल में हमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का कौन सा हिस्सा? वो वाला हिस्सा जो मिडगट में। ठीक है, मिडगट वाला हिस्सा। फिर हमारा आ जाएगा जिजनम। कंप्लीट जिजनम हमारा प्री आर्टीरियल है। और फिर हमारा आ जाएगा ईलियम का मोस्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा खासा हिस्सा ईलियम का भी प्री आर्टीरियल है। अब पोस्ट आर्टीरियल में हमारे पास क्या आ जाएंगे? ईलियम का हमारा रिमाइंडर ऑफ हिस्सा आ जाएगा। कितना? 2 फीट। ठीक है, 12 फीट है तो 10 इधर है, 2 इधर है। फिर हमारा आ जाएगा सीकम और अपेंडिक्स। और फाइनली कोलोन। कोलोन कौन कौन से? एक असेंडिंग कोलोन और दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन कहाँ तक? जहाँ तक सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की सप्लाई है वहाँ तक होगा। अब डिपेंड करता है, वो 2/3 अक्सर हम लोग मानते हैं, लेकिन डजंट नेसेसरीली मीन कि 2/3 होगा। सारा ट्रांसवर्स कोलोन भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें वेरिएशन है। अभी के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, अभी जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो अब ये रोटेशन करवाएंगे। हमने स्टमक में पढ़ी थी, स्टमक की रोटेशन होती है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब इनकी जो रोटेशन है पहली वाली वो है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज।
ठीक है। अभी जाते हुए रोटेट करता हुआ जाएगा, कौन से एक्सेस पर, ये जो आर्टरी का एक्सेस है उस पर। कौन सी आर्टरी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है। अब ये आगे जाएगा, अब इसकी कॉइलिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, पार्ट्स बनेंगे, पार्ट्स डायलेट होंगे वगैरह, उनमें चेंजेस वगैरह आएंगी। ठीक है। डेवलपमेंट के बाद अब इसको वापस जाना है। ये तकरीबन 6 वीक तक डेवलपमेंट हो रही होती है, 10th वीक में इसको वापस जाना होता है। ठीक है। तो दिस इज़ लाइक 10th वीक, कह रहा हूँ 10th 11th वीक कर दो। ठीक है। अराउंड दिस टाइम इसको अब वापस जाना है। अब जब ये वापस जाएगा तो फिर से ये रोटेशन करेगा। ये अब इसकी दूसरी रोटेशन है। अब ये घूमेगा 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। इसने 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घूमा, तो अब इसकी टोटल रोटेशन कितनी आ गई? 270 डिग्रीज। 90 डिग्रीज पहले की थी, 180 अभी की, तो टोटल मिलाकर 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर ली। ठीक है। अब ये वापस आया, तो अब इसका ऑर्डर भी मालूम होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, इलियम का दूसरा वाला ऐसा, फिर उसूलन तब सीकम अपेंडिक्स आना चाहिए, लेकिन सीकम अपेंडिक्स जो है वो लास्ट आते हैं। तो फिर असेंडिंग कोलन आएगा, ट्रांसवर्स कोलन आएगा, फिर उसके बाद सीकम और अपेंडिक्स आएंगे। तो ये जो सीकम अपेंडिक्स हैं ये लास्ट होते हैं, लास्ट टू कम बैक। ठीक है। एंड जब ये वापस आ जाएंगे तो बाकी सारा उसका अपनी पोजीशन में आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन जो हमारी ग्रॉस की पोजीशन है उसमें आ जाएगा। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ जेजुनम एंड इलियम। और तो अब हम जेजुनम और इलियम का डिफरेंसेस डिस्कस करने वाले हैं उसकी ग्रॉस एनाटमी के मुताबिक। ठीक है। जेजुनम और इलियम के डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस हमें मालूम है इसकी लोकेशन वाइज। जेजुनम जो है वो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम अम्बाइलिकल रीजन, उसमें जेजुनम पाया जाता है। इलियम जो है वो लोअर राइट क्वाड्रेंट में है, अम्बाइलिकल रीजन, राइट इलियक फॉसा, ठीक है, उधर पाया जाता है वो। दूसरा जो हमारा डिफरेंस है वो है लाइका सर्कुलरस का। लाइका सर्कुलरस में पहले ही बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ कि बिल्फर्स के ये अगर ल्यूमेन है किसी भी गट ट्यूब का, बिल्फर्स ये स्मॉल इंटेस्टिन का ल्यूमेन है, उसमें होता कुछ यूँ है कि स्मॉल इंटेस्टिन की जो ल्यूमेन है उसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव फंक्शन के लिए बनते हैं विलाय। ठीक है। अब ये विलाय जो हैं इनके ऊपर छोटे से प्रोजेक्शंस भी होंगे, इनके सेल के ऊपर। बिल्फर्स ये विलाय, इसके सेल्स वगैरह हैं, इनके ऊपर छोटे से प्रोजेक्शंस होंगे जिनको हम बोलते हैं माइक्रो विलाय। ठीक है। माइक्रो विलाय, फिर सेल्स हैं, फिर विलाय हैं। अब जो विलाय खुद हैं उनकी भी फिर फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो फिर बिल्फर्स अब कैसे होगा कि अब ऐसे होगा, अब ये विलाय आ गए, ठीक है, फिर विलाय के ऊपर सेल्स, फिर सेल्स के ऊपर माइक्रो विलाय। ठीक है। अभी जो फोल्ड्स के ऊपर फोल्ड रहा है, जो सबसे बड़ा फोल्ड है उसे हम बोलते हैं लाइका सर्कुलर्स, उसमें हम म्यूकोजा का फोल्ड बना लिया हमने। ठीक है। जैसे हमने स्टमक में देखे थे रूगे, वैसे ही जेजुनम इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं लाइका सर्कुलरस। अभी जो लाइका सर्कुलरस हैं ये जेजुनम में ज़्यादा होंगे और इलियम में कम होंगे। ठीक है। सबसे पहला रेफरेंस हमारा ये आ गया। अब जो दूसरा डिफरेंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी आर्टीरियल सप्लाई से है। बिल्फर्स में फिर से बनाता हूँ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। ठीक है। इसकी अपनी मेजेंट्री होगी, नहीं है। अब इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से आ रही है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अपनी मल्टीपल ब्रांचेस भेजती है ताकि सप्लाई करे स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है। खुद अंदर नहीं जाती, क्योंकि खुद अंदर जाएगी तो फिर आगे वाले जो सीकम है उनको सप्लाई करना है, तो उनको कैसे करेगी। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एनास्टोमोसिस बन रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं आर्टीरियल आर्केड्स। ठीक है। आर्टीरियल आर्केड्स बनने के बाद स्ट्रेट वेसल्स रन करती हैं टुवर्ड्स दी ल्यूमेन ऑफ दी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उन स्ट्रेट वेसल्स को हम बोलते हैं वाजा रेक्टा। ठीक है। और एनास्टोमोसिस को हमने बोला था आर्टीरियल आर्केड्स। तो होगा कुछ यूँ
कि जो जिजोनम के वाजा रेक्टा हैं वो लॉन्ग होंगे और उसमें आर्टीरियल आर्केड्स कम होंगे, और इलियम के जो वाजा रेक्टा होंगे वो शॉर्ट होंगे और उसके आर्टीरियल आर्केड ज़्यादा होंगे। तो बिलफर्ज अगर ये मैंने एक बनाया है, अगर मैं दूसरा ही ऐसे बनाऊँ इसका काउंटर पार्ट, इसको मेजेंट्री भी देते हैं, ठीक है, उसको फिर ब्लड सप्लाई देंगे। ठीक है, अब इसके वाजा रेक्टा बड़े हैं ज़्यादा और आर्टीरियल आर्केड्स कम है, तो ये जिजोनम हो गया बिलफर्स, और फिर ये इलियम आ गया जिसमें मल्टीपल आर्टीरियल आर्केड्स हैं, मल्टीपल आर्टीरियल आर्केड्स के बाद शॉर्ट वाजा रेक्टा आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये जिजोनम आ गया, ये इलियम, तो इनकी कुछ ऐसे नज़र आएंगे हमें। फिर आ जाते हैं पेयर्स पैचेस पर। पेयर्स पैचेस जो हैं वो लिम्फोइड टिश्यू हैं इन द म्यूकोजा ऑफ द इंटेस्टाइन। अब हमें मालूम था कि यहाँ पर हमने विलाय वगैरह बनाए थे। अब होगा कुछ यूँ कि अगर बिलफर्ज यहाँ पर कोई लिम्फोइड टिश्यू है तो उधर विलाय नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से हमें ल्यूमेन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चाहिए फॉर द लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो उधर एक पैच आ जाएगा ऑफ द एपिथेलियम। ठीक है, ये लिम्फोइड टिश्यू है अगर, तो यहाँ पर एक पैच आ गया, इसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। सही, तो पेयर्स पैचेस जो हैं जिजोनम में कम होंगे क्योंकि खाना उधर ज़्यादा देर रुकता नहीं है, लेकिन इलियम में ज़्यादा देर खाना रुकता है, तो इलियम में पेयर्स पैचेस बड़े हुए होंगे। बाकी फाइनल दो डिफरेंसेस ये हैं कि एक जिजोनम की लेंथ जो है वो कम है, 8 फीट जिजोनम की लेंथ है, इलियम की 12 फीट है, और जिजोनम का ल्यूमेन वाइडर होता है देन इलियम। और तब रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने शुरू किया था इसके तो जनरल लोकेशन से पहले, तो कि जिजोनम जो है हमारा वो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में और इलियम जो है हमारा लोअर राइट क्वाड्रेंट में। उसके अलावा एंड में फिर हमने दो और उसके जनरल फीचर्स किए, एक तो जिजोनम 8 फीट का है, इलियम 12 फीट का है, और जिजोनम का ल्यूमेन जो है वो वाइडर है और इलियम का ल्यूमेन नैरोअर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हमने कुछ स्पेशल उसके फीचर्स डिस्कस किए, उन फीचर्स में हमने फिर उनके डिफरेंसेस निकालने। पहला फीचर जो हमने डिस्कस किया दैट वाज लाइका सर्कुलरिस, जो म्यूकोजा के खुद के फोल्ड्स बन रहे हैं उसको हम कहते हैं लाइका सर्कुलरिस। अब वो जो हैं जिजोनम में ज़्यादा होंगे, इलियम में कम होंगे। फिर हम गए उसकी ब्लड सप्लाई पर, ब्लड सप्लाई गए तो फिर हमने वाजा रेक्टा का जिक्र किया और आर्टीरियल आर्टरीज का जिक्र किया। लॉन्ग स्ट्रेट वेसल्स जो हैं, या फिर ज़्यादा सिर्फ स्ट्रेट वेसल्स जो हैं जो आर्टीरियल आर्टरी बनने के बाद आ रही हैं, उनको हमने वाजा रेक्टा नाम दिया, और जो एनास्टोमोसिस बन रही थी आपस में उसको हमने बोल दिया आर्टीरियल आर्टरीज। ठीक है, लॉन्ग वाजा रेक्टा जिजोनम में होंगी, शॉर्ट वाजा रेक्टा इलियम में होंगी। आर्टीरियल आर्टरीज की तादाद कम होगी जिजोनम में बनस्पत इलियम के। ठीक है, फिर हमने पेयर्स पैचेस को डिस्कस किया। पेयर्स पैचेस म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, अगर वो उधर होगा तो फिर उधर हमारे विलाय नहीं होंगे, तो एक पैच की तरह नज़र आ जाएगा हमें, तो इसलिए हमने इसका नाम भी रख दिया पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस के बाद में एक दो तीन और चीज़ें बताते हुए कि बिलफर्ज ये ल्यूमेन है हमारे गट ट्यूब का या स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसकी दो बॉर्डर्स होती हैं, एक होती है मेजेंट्रिक साइड की जिसको हम बोलते हैं मेजेंट्रिक बॉर्डर, दूसरी होती है मेजेंट्रिक का अपोजिट साइड की जिसको हम बोलते हैं एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर। पेयर्स पैचेस जो होते हैं वो एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर पर होते हैं। एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर पर इसलिए होंगे वो क्योंकि मेजेंट्रिक बॉर्डर पर हमारे ब्लड सप्लाई आ रही है, अगर वो ग्रो होंगे तो वो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर सकते हैं अगर वो मेजेंट्रिक बॉर्डर पर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो ग्रोथ होती है वो पैरेलल टू द ल्यूमेन चल रही होती है। बिलफर्स ये वर्टिकली ग्रो करेंगे, वर्टिकली ग्रो करेंगे, बिलफर्स अगर ये परपेंडिकुलरली ग्रो करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रो, तो इसने ग्रो किया तो ये ल्यूमेन पूरा ब्लॉक कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं करता ऐसे, ये पैरेलल टू द ल्यूमेन चलता है ऐसे, तो फिर एक पैसेज फिर भी बरकरार रहता है इवन इफ द लिम्फोइड टिश्यू स्टार्ट्स टू ग्रो। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर दी जिजोनम और इलियम की ग्रॉस एनाटॉमी। और तब हम जिजोनम और इलियम की रिफ्लेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें मालूम था कि हमने मेजेंट्रीज़ को डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टरीज। तो सबसे ऊपर जो हमारी थी वो थी वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम और डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, तो डॉर्सल याद आएगी, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम एंड वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। फिर उसके ऑनवर्ड्स हमने देखा था कि सीलियक आर्टरी और सुप्रीम मेजेंट्रिक के बीच में हमारी थी मीजोड्यूडनम, एक डॉर्सल और दूसरी वेंट्रल। अब जो हमारी आ रही मेजेंट्री उसका नाम है मेजेंट्री प्रॉपर। ठीक है,
ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जेजुनम और इलियम की मेजेंट्री बनाएगी। अब मेजेंट्री प्रॉपर जो है एम्ब्रियोलॉजिकली तो हमने इसका नाम मेजेंट्री प्रॉपर रखा था, जब ये पहुंच जाएगी एंड डेवलप हो जाएगी तो फिर इसका नाम आ जाएगा मेजेंट्री, बस मेजेंट्री इसका नाम है। ठीक है, अब इसका हमें ये चीज़ देखनी है कि ये मेजेंट्री जो है ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, इतनी छोटी मेजेंट्री है और उसको कवर क्या करना है 20 फीट के जेजुनम और इलियम को। तो जब ये कवर करेगी तो ये एक्सपैंड होगी, वाइड होती हुई जाएगी। जब ये वाइड होती हुई जा रही तो इसका जो शेप बनेगा वो फ़ैन की तरह बन जाएगा, फैन शेप मेजेंट्री कहलाती है। ठीक है, फैन शेप मेजेंट्री क्यों है? क्योंकि ये जो इसका ओरिजिन है वो कम है और जो इसकी इंसर्शन हो रही है इनटू दी कॉइल्स वगैरह वो बहुत वास्ट ओरिजिन है, तो फिर एक फ़ैन शेप बन जाएगा इसका। ठीक है, अब होता कुछ यूँ है कि हमें इसकी रूट ऑफ मेजेंट्री जो होती है वो सीधी नहीं होती, क्योंकि अगर सीधा रखेंगे हम लोग तो डिस्टेंस कम होगा उसका, राइट। अगर मैं ओब्लिक करके रखूँ तो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए क्योंकि 20 फीट की जेजुनम इलियम को मेजेंट्री प्रोवाइड करनी है। तो होता कुछ यूँ है कि शुरू ये होती है हमारी फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से जो हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम वाले एरिया में है और ये एंड होती है राइट इलियक फॉसा पर जहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन होता है। तो ये जब जा रही होगी तो ये क्रॉस करती हुई जाएगी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसको ये क्रॉस करेगी दैट इज़ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, फिर ये चलती जाएगी तो उसको रास्ते में मिलेगी एओर्टा और एओर्टा के साथ ही इंफीरियर वेना केवा। सही है, तो पहले इसने क्रॉस किया थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को, फिर इसने क्रॉस किया एओर्टा को, फिर इसने क्रॉस किया इंफीरियर वेना केवा को। फिर यहाँ पर इसको मिलेगा यूरेटर। ये कौन सा वाला है? राइट यूरेटर, क्योंकि अभी ये राइट साइड पर आ गई है। राइट यूरेटर राइट किडनी से आ रहा है। हमने किडनी से पहले एक और भी एम्ब्रियोलॉजिकली चीज़ मंगवाई थी, दैट वाज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस का डिसेंट हो रहा था वगैरह, तब स्पर्मेटिक कॉर्ड भी यहाँ से ट्रैवल करता हुआ जा रहा था। तो जब ये यहाँ से ट्रैवल करता हुआ जा रहा होगा तो इसकी जो वेसल होगी वो भी यहाँ से जा रही होगी। तो फिर हमारे पास एक और भी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, दैट इज़ गोनेडल वेसल्स। ठीक है, टेस्टिस है तो टेस्टिकुलर वेसल और फिर ओवरीज है तो उनकी अलग वेसल होगी। ठीक है, तो अब ये राइट गोनेडल वेसल राइट साइड के लेफ्ट साइड को क्रॉस नहीं करता। फिर फाइनली हमारे पास मसल आ जाता है जो राइट इलियक फॉसा पे होगा, उसका नाम होगा सॉस मेजर। तो ये राइट सॉस मसल है। ठीक है, तो ये इन स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करती है, ये याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है। दैट वाज ऑल फॉर दी मेजेंट्री ऑफ जेजुनम एंड इलियम। इलियम के क्लिनिकल्स डिस्कस करते हुए मुझे सबसे पहला क्लिनिकल है दैट इज़ मैकल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम होता क्या है? हमें याद है कि हमने फिजियोलॉजिकल हर्निएशन करवाई थी इनटू द योगसक थ्रू व्हाइट लाइन डक्ट। जब हम वापस लेकर आते हैं तो व्हाइट लाइन डक्ट को ऑब्लिटरेट ख़त्म हो जाना चाहिए। बिलफर्ज अगर वो नहीं होता ऑब्लिटरेट तो वो रह जाता है इन अ फॉर्म ऑफ मैकल्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो यह है कि परसिस्टेंस ऑफ व्हाइट लाइन डक्ट कितना हिस्सा रहेगा? अराउंड 2 इंचेस। अब इसका हमने याद करने के लिए एक वो बनाया है, मेथड बनाया है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ टूज़। रूल ऑफ टूज़ में इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें 2 का जिक्र होगा। तो ये होता है 2% ऑफ पॉपुलेशन में होगा, ट्वाइस इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। ठीक है, 2 फीट प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल जंक्शन। ये जो पॉइंट है 2 फीट प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल जंक्शन, ये हमें मालूम भी है कि ये प्री आर्टीरियल एंड पोस्ट आर्टीरियल लिम्ब ऑफ मिडगट जो था उसके जंक्शन पर था। तो जब हमने हर्निएशन करवाई थी तो इसके सेंटर में थी हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, जो इसका एक्सेस बना रही थी। तो फिर जो ये वाला पॉइंट था जहाँ पर ये प्री आर्टीरियल और पोस्ट आर्टीरियल अलग हो रहे थे, तो दैट पॉइंट वाज 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है मैकल्स डायवर्टिकुलम। अब सिम्टम्स इसके अगर आए तो एज 2 की प्राइम एज है, वहाँ पर अक्सर सिम्टम्स आते हैं। अब क्या क्या हो सकता है इसमें हमारे मसला ये होगा अगर हुआ तो कि एक्टोपिक टिश्यूज़ आ जाएंगे। एक्टोपिक टिश्यूज़ कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो गैस्ट्रिक टिश्यू आ सकता है, गैस्ट्रिक टिश्यू आएगा तो पेप्टिक अल्सर करवाएगा। तीसरी साइट पेप्टिक अल्सर की मैकल्स डायवर्टिकुलम।
ठीक है। दूसरा पेंक्रियाटिक टिश्यू आ सकता है, वो भी अलग मसले हैं उसके, ठीक है। उसके अलावा 2 कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है ये। एक कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग है, सिंस डैमेज होगा अगर म्यूकोजा तो ब्लीडिंग वगैरह होगी। दूसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन। परफोरेशन मतलब कि उसको डैमेज कर करके वो सारी वॉल्स अगर पियर्स करके फ्लूइड जो भी है वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाए, उसे हम कहते हैं परफोरेशन। तो फिर ये दोनों डैमेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर मेकल्स डायवर्टिकुलम। तो अब जो हम क्लिनिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गैस्ट्रोकाइसिस एंड ओम्फालोसील। ये दोनों टाइप्स ऑफ हर्निएशंस हैं जो होती हैं, इंटेस्टिनल कॉइल्स की हर्निएशंस होती हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉजेज़ अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, लेकिन अक्सर पढ़ाई साथ में ही जाती है। तो गैस्ट्रोकाइसिस है क्या? गैस्ट्रोकाइसिस बेसिकली है कि एंटी एब्डोमिनल वॉल की 9 लेयर्स जो हैं वो बनी नहीं, फ्यूज़ नहीं हुई सही तरीके से। तो अगर 9 लेयर्स फ्यूज़ नहीं हुई तो खुला रह जाएगा, खुला रह जाएगा तो एंटी एब्डोमिनल वॉल अब है ही नहीं, तो फिर वो आगे हर्निएशन के चांसेस होते हैं। चांसेस तो नहीं, रादर हो ही जाती है हर्निएशन, पूरा का पूरा कॉइल्स आगे आ जाते हैं। तो जब वो आगे आएंगे तो क्या होगा, उस पर कोई कवरिंग नहीं होगी, क्योंकि आगे तो एंटी एब्डोमिनल वॉल बनी ही नहीं है, तो कोई कवरिंग करने वाली चीज़ ही नहीं होगी, ठीक है। एक ये चीज़ आ गई। दूसरा है हमारा ओम्फालोसील। ओम्फालोसील का सीन ये है कि इसमें जो रिटर्न हो रहे थे फिजियोलॉजिकल हर्निएशन के बाद, रिटर्निंग जो हो रही थी वो सही तरीके से नहीं हुई, तो थोड़ा सा ऐसा बाहर रह गया, थोड़ा सा ऐसा वो बाहर रहेगा। एंटी एब्डोमिनल वॉल तो बनी हुई है, तो वो कवर्ड होगा। कवरिंग इसकी कौन सी होगी? एमनियोटिक सैक की कवरिंग हो सकती है, एम्बाइलिकल वाली कवरिंग होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये ओम्फालोसील है। और फिर ये गैस्ट्रोकाइसिस में जिसमें कवरिंग नहीं होती। तो ये दोनों, इन दोनों के डिफरेंसेस आने चाहिए। दिस इज ऑल फॉर गैस्ट्रोकाइसिस एंड ओम्फालोसील।